इन दिस वीडियो हम आगे की टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, फेज़ ऑफ अ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के कुछ फेजेज होंगे हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले। सो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से सेल डिवीज़न होता है, ये अगर हम देखना चाहते हैं तो जो ह्यूमन सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स में जो डिवीज़न है उसे हम देखें तो हम एक समझ जाएंगे प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल होती है। जो सेल डिवीज़न है बेसिकली, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो उसमें 24 आवर्स मतलब अप्रॉक्स 24 आवर्स में एक सेल साइकिल, एक सेल डिवीज़न की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ये पता चला कि ह्यूमंस में जो सेल साइकिल है वो 24 आवर्स में एक सेल साइकिल वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। वही जो ये ड्यूरेशन है वो सेल साइकिल का, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल बहुत वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस में 24 आवर्स में होती है तो बाकी सब में भी 24 आवर्स में ही होती होगी, नहीं, सब सारी सेल्स में, सारे ऑर्गेनिज्म में और ये वेरिएशन रखता है, अलग अलग टाइम इनका होता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, ईस्ट का एग्जांपल है। जो ईस्ट है वो सेल साइकिल कर लेती है, अपनी एक सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेती है विद इन 90 मिनट। सिर्फ 19 मिनट के अंदर वो अपनी एक सेल साइकिल को कंप्लीट करके डबल हो जाती है तुरंत, एंड देन वो आगे की तरफ फर्दर ग्रोथ करती रहती है। बट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी जो सेल है वो 24 आवर्स में एक अपना सेल साइकिल कंप्लीट करता है। सो यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएशंस होते हैं इन द सेल साइकिल फेज। यहाँ बताया गया सेल साइकिल जो है वो बेसिकली टू मेन पार्ट्स में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज मेन डिवीजन कौन से है, इंटरफेज एंड एम फेज। नाउ एम फेज को माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। एम फेज रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीज़न को। एक्चुअल सेल डिवीज़न जहाँ पर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोल रहे हैं या माइटोटिक फेज बोलते हैं। बिकॉज जो प्रोसेस है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनके बनने की जो प्रोसेस है, इन प्रॉपर सेल के अलग अलग होने की और साइटोप्लाज्म के अलग अलग होने की जो प्रोसेस है वो एम फेज में ही होती है। और जो इंटरफेज है, इंटरफेज एक्चुअली में दो एम फेज के बीच का गैप होता है। दैट मीन्स इन्होंने क्या बताया, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इन्होंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एम फेज लिखा हुआ है। एम फेज में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रो, मेटा, एना एंड टिलो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 फेजेस है जो एम फेज के अंदर आपको पढ़ने हैं। इन्हीं 4 फेजेस को हमें बहुत डीपली एंड ज़्यादा डायग्राम अच्छे तरीके से पढ़ना है। आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, दैट मीन जो सेल डिवीजन अब हो गया उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका भी डिवीजन हो जाता है प्रॉपर, तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। एंड आफ्टर दैट इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स यहाँ बन जाती हैं। अब 2 डॉटर सेल से फिर से ये लार्ज स्केल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड फिर से ये एम फेज होना स्टार्ट होगा, फिर से 2 सेल्स बन जाएंगी, फिर ये इतना बड़ा जो फेज़ है। तो ये जो फेज़ है एक्चुअली ये क्या है यहाँ पर, ये है इंटरफेज। बिकॉज इंटरफेज में जो सेल रहती है वो क्या है, 2 एम फेज, मतलब एक बार एम फेज हुआ, फिर एक बड़ी सी गैपिंग, फिर से एम फेज होगा, फिर एम फेज होने के कंप्लीट होने के बाद फिर एक गैप। तो जो 2 एम फेज हैं उनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। ओके, सो आपको पता चल गया कि सेल एम फेज क्या है, एम फेज इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली में सेल डिवीज़न वहीं पर होता है। और वहीं इंटरफेज क्या है, इंटरफेज 2 सेल, 2 एम फेज के बीच का जो स्पेस है या जो फेज है उसके बीच की जितनी भी जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं उनके बीच का जो इवेंट्स है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एम फेज में रखते हैं। ये नोट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो 24 आवर्स, एक 24 आवर्स दिया गया है ड्यूरेशन, एक एवरेज ड्यूरेशन दिया गया है सेल साइकिल का इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें से जो बेसिकली एन मेन सेल डिवीज़न हो रहा है वो सिर्फ 1 आवर में होता है। दैट मीन्स प्रो, मेटा, एना, टेलो, साइटोसिस, काइनेसिस की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में या 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा जो प्रो इंटरफेज है यहाँ पर, ये इंटरफेज उसके अलावा जो मैक्सिमम 23 आवर्स बचे हुए हैं उसमें अपना वर्क करती है और बेसिकली उसमें सेल इलोंगेट होती रहती है, सेल में ग्रोथ होती रहती है। बट जो सेल डिवीज़न है वो 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। सो जो इंटरफेज है वो अप्रॉक्स 95%, एक सेल का अगर हम 100% मान लेते हैं तो 5% वो पार्ट होता है जिसमें सेल
जो डिफरेंट फेजेस है उसमें डिवाइड हो जा रही है, सेल डिवीजन हो रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम 95%, मोर देन द 95% इंटरफेज में रहता है, जो दो एम फेज के बीच के सीक्वेंसेस होते हैं। एम फेज स्टार्ट, अब एम फेज स्टार्ट कैसे होता है, एम फेज में क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। एम फेज में पहले तो एम फेज जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जो डॉटर सेल है, जो प्रीवियस वाली सेल से जो डॉटर सेल्स बनकर आई हैं, उन डॉटर सेल्स में पहले क्या होते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दैट मीन्स उनमें जो जीन्स मौजूद हैं, उनके जीन्स, जैसे कि अगर इस तरीके से कुछ जीन्स या जेनेटिक मटेरियल मौजूद है तो वो जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, डिवीज़न हो जाएगा। दो अलग अलग आपको सीक्वेंसेस वहाँ पर दिखाई देंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। एंड ये जो प्रोसेस डीएनए के अलग होने से स्टार्ट हुई है, डीएनए के रेप्लिकेशन से स्टार्ट हुई है, वो कहाँ पर जाके स्टॉप होती है, कहाँ पर जाकर एंड होती है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। जब पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उनमें डिवीज़न हो रहा है, एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जैसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो एम फेज स्टार्ट कहाँ से होती है, एम फेज स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस से, एंड होता है वो साइटोकाइनेसिस पर। और जो इंटरफेज है, इंटरफेज एक्चुअली एक रेस्टिंग फेज है जिसमें जो हमारी सेल है वो रेस्ट कर रही होती है। और बेसिकली इन दिस ड्यूरेशन में जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो रेस्टिंग पीरियड है, रेस्टिंग पीरियड में कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली जो सेल है वो अपने आप को तैयार कर रही होती है, वो अपने आप को रेडी करती है फॉर द सेल डिवीज़न। कि सेल डिवीज़न किस तरीके से होगा, सेल ग्रोथ या डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, डीएनए अपनी इस कॉपीज़ को और बनाए। तो ये जो प्रिपरेशन का टाइम है, जिसमें वो अपने सेल डीएनए को रेप्लिकेट करती है, उस रेस्टिंग पीरियड में, ये कब होता है, इंटरफेज में। इंटरफेज में जब रेस्टिंग पीरियड है तो एट दैट टाइम जो सेल है वो अपने आप को ग्रोथ कर रही होती है, और ऑल्सो सेल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। इंटरफेज में फर्दर 3 फेज बताए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G फॉर गैप, गैप 1, गैप 2 एंड सिंथेसिस फेज, S। तो फर्स्ट यहाँ बताया गया अबाउट द G1 फेज। G1 फेज क्या होता है, G1 फेज में एक्चुअली ये एक इंटरवल है, बीच में एक टाइम ड्यूरेशन है ऑफ मियोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। देखो यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट हो गई, एक सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, मियोसिस कंप्लीट, माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब माइटोसिस से जब न्यू सेल वापस से डिवाइड होगी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक डीएनए था, ये डीएनए टूट गया और इससे एक एक अलग अलग डीएनए यहाँ पर बन गया। अब जब तक ये वापस से रेप्लिकेट नहीं कर लेगा, जब से वापस से रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट हो जाता, उसके बीच का जितना भी टाइम ड्यूरेशन है आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, जब तक इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, दैट्स कॉल्ड G1 फेज या गैप 1 फेज उसे हम कहते हैं। इस फेज में ड्यूरिंग G1 फेज जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यानी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस हैं, सेल केमिकल रिएक्शंस है, वो सारी यहाँ पर हो रही होती है और सेल कंटिन्यूसली में ग्रोथ करती रहती है। बट एट दैट टाइम डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है कि जो G1 फेज है, जो अभी आपने यहाँ पर देखा, जो ये G1 फेज हमें दिखाई जा रही है, इस G1 फेज में जो सेल है वो ग्रोथ बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल ग्रोथ हो रही है सेल के अंदर, लेकिन डीएनए किसी तरीके से इस रेप्लिकेशन में भाग नहीं ले रहा। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रही है, मेटाबॉलिकल जो जितनी भी रिएक्शंस है वो बिल्कुल यहाँ पर होती है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। और ये क्या है, एक इंटरवल है बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। आफ्टर दैट जो S फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज होती है, जिसमें जो ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें डीएनए सिंथेसिस होना या डीएनए का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। अभी तक क्या था, डीएनए जो हमारी शेल है वो रेस्ट फॉर्म में थी, अभी वहाँ पर कोई भी इंटरवल है वो बिल्कुल भी कोई वर्क नहीं कर रहे। एंड S फेज जब आना स्टार्ट होती है तब धीरे धीरे क्या होगा, जो डीएनए है उनका सिंथेसिस होने लगता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट करता है। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए का अमाउंट है
वो जस्ट डबल हो जाता है। जितना भी डीएनए का अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर, वो जस्ट डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक एग्जांपल है कि इनिशिएशन में, मतलब इनिशियली अमाउंट, स्टार्टिंग में जो अमाउंट है डीएनए का वो कितना है 2C। एक जस्ट इन्होंने अमाउंट दिया कि 2 क्रोमोसोम। स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई सेल है उसमें 2 क्रोमोसोम हैं, और आप जब उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी एस सिंथेसिस वाली फेज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो इंक्रीज होकर कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट एट दैट टाइम क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी डिवीज़न या कोई भी रेप्लिकेशन इंक्रीजमेंट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। होता ज़रूर है लेकिन बाद में होगा वो, अभी एट दैट केस बिल्कुल नहीं होगा। तो एस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। जितने भी नंबर ऑफ डीएनए मौजूद है उसका जस्ट डबल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के जो नंबर है यहाँ पर वो बिल्कुल यहाँ पर यूज, जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो बिल्कुल भी यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहे। डीएनए जरूर बढ़ जाएगा, क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ जाएंगे। जब हमारी बॉडी में क्रोमोसोम 46 है तो 46 ही रहेंगे, वो बढ़ नहीं जाएंगे, वो उतने ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए डबल हो जाता है। अदर और बताया गया कि अगर हम जो भी सेल डिवीज़न हो रहा है ये किसी हैप्लॉइड सेल में होता है, मतलब ऐसी कोई सेल है जो 2n सेल है, और 2n सेल में का जो क्रोमोसोम है उसमें अगर G1 फेज और S2 फेज होता है तो वो पहले से ही हैप्लॉइड है, तो नो प्रॉब्लम, वो एस फेज या सिंथेसिस फेज में भी हैप्लॉइड रहेगी। मतलब जैसी सेल है, अगर वो हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड सेल रहेगी, डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल रहेगी। 2n है यानी कि 2 क्रोमोसोम है वहाँ पर, तो क्रोमोसोम 2 के 2 ही रहने वाले हैं, और जो अगर वो हैप्लॉइड है तो 1 है तो 1 ही रहने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ डीएनए जो है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ उसमें रेप्लिकेशन होता है। इन एनिमल सेल जो एनिमल सेल होती है उसमें जो एस फेज है उसमें डीएनए क्या हो गया, रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और सेंट्रियोल्स का डेवलपमेंट और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होना साइटोप्लाज्म में स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग G2 फेज, G2 फेज आते आते प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, जो कि माइटोसिस, डिवीज़न या सेल ग्रोथ के कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो अगर आप इसको इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देखें तो पहले क्या है, ये मेन एम फेज है जो कि अभी आपको इसके बाद पढ़नी है। आफ्टर दैट हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया फ्रॉम द G1 S और G2 फेज। G1 फेज क्या होता है, एक इंटरवल है जब जो माइटोसिस है वो कंप्लीट हो गई और जब तक दूसरा डीएनए अब जो चेंज होना या उनमें रेप्लिकेशन होना जब स्टार्ट होगा तो उनके बीच का जो इंटरवल है वो G1 फेज होता है। आफ्टर दैट अब डीएनए क्या है, वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो गया। डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, क्रोमोसोम्स नहीं। क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन अभी भी नहीं है, सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो अपने नंबर को जस्ट डबल बना लेता है, और जो ये फेज होता है इसे हम एस फेज कहते हैं। आफ्टर दैट जब एस फेज भी कंप्लीट हो गया, यानी डीएनए प्रॉपर डबल ग्रोथ उसने कर लिया, वो डबल हो चुका है। अब जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर होते हैं उन प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, बिकॉज सेल डिवीज़न में वो प्रोटीन स्ट्रक्चर सेल के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वो जो फेज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, G2 फेज़ बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट एम फेज स्टार्ट होगा। ओके कुछ ऐसे भी सेल्स होती हैं इन एडल्ट एनिमल्स, बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो क्या करती हैं, जो सेल डिवीज़न है उसमें दिखाई नहीं देती आपको, डू नॉट अपेयर। जो सेल डिवीज़न की पूरी प्रोसेस हो रही है उसमें वहाँ पर वो कोई रोल प्ले नहीं प्ले करते हैं। और जो ये सेल डिवीज़न है बेसिकली वो बहुत कंडीशनल होते हैं। जब कंडीशन है, कोई ओकेज़न है, तब वो सेल डिवीज़न करते हैं, या फिर जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है सेल में, या सेल है वो उसकी वो डैमेज हो गई है, सेल डेथ हो जाती है, एट दैट टाइम्स कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल है हमारी बॉडी में जिनमें ग्रोथ होती है। अदरवाइज़ वो ये सारी जो फेज़ मैंने भी आपको बताया G1 S या G2 फेज़ होता है उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स डो नॉट डिवाइडेड इनटू द G1 फेज़, ये G1 फेज़ में एंटर नहीं करते। और ये जो फेज़ है, ये जो कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम इनएक्टिव स्टेज सेल्स कहते हैं या फिर क्वेश्चन स्टेज कहते हैं, जिसे G0 सेल से भी डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स जितने भी हमारी बॉडी में माइटोसिस डिवीज़न के बाद जो सेल बनती हैं वो सब
G1 फेज में जाती हैं, S में जाती हैं, G2 फेज में जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि ओकेजनली बहुत ज़रूरत होने पर ही डिवाइड होते हैं। जैसे जो सेल पहले से प्रिपेयर्ड सेल है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, तब एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करना होता है, तब वो सेल ग्रोथ होगी, अदरवाइज वो सेल ग्रोथ नहीं होती। तो वो जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, या जो वो सेल का फेज़ है पूरा जब तक वो डिवीज़न नहीं कर रहा है उसे हम G0 फेज के नाम से जानते हैं। सेल इन दिस स्टेज, यहाँ पर जो स्टेज है वो जो सेल है, इस स्टेज में जितनी भी सेल है वो मेटाबॉलिज्म तो एक्टिव होती है, मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड जो भी सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो बिल्कुल करती है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, बट अपने नंबर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो ये सेल्स हैं वो रिक्वायरमेंट पे बेस होती हैं। अगर हमारे बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को इन सेल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तभी ये सेल्स ग्रोथ करेंगी, अदरवाइज़ ये सेल अपने नंबर्स को ग्रोथ नहीं करती। बट येस, मेटाबॉलिकल जितनी भी एक्टिविटी है वो ये सेल्स बिल्कुल परफॉर्म करते हैं। जो एनिमल्स है जिनमें माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, तो ये बेसिकली माइटोटिक डिवीज़न हमें सोमैटिक सेल्स में, वो भी डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में दो तरह की सेल होती हैं, एक जर्म सेल्स होती हैं, एक डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स क्या होती हैं, जिनसे नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, और वो NN होती है, ठीक है। वो कैसी होती है, NN होती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनमें क्या होती है, NN सेल होता है, और वो आगे जाके डिप्लॉइड बनती है, तब उनमें सेल डिवीज़न होता है। लेकिन उसके अलावा ये कौन सी सेल होती है, जर्म सेल्स होती है। उसके अलावा बॉडी में हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो सब सोमैटिक सेल्स होती हैं, और सोमैटिक सेल्स कैसी होती है, 2N की होती हैं। सब में 46 क्रोमोसोम्स आपको मिलेगा इनसाइड द ह्यूमन्स। सो जब डिप्लॉइड सेल में डिवीज़न हो रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उस वहाँ पे हमने डिप्लॉइड सेल में कैसा डिवीज़न देखने को मिलता है, माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट हमें माइटोटिक डिवीज़न हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों के ही केस में देखने को मिलता है। तो जैसे आपने प्रीवियस क्लास चैप्टर्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है, चैप्टर 3 में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही फेज में रह सकते हैं, पर कौन कितना ज़्यादा फेज में रहता है उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बताया गया है विद इन अ प्लांट स्पीसीज। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन सेल में हैप्लॉइड सेल से वो डिप्लॉइड में चेंज होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में सेम सेल्स में चेंज होती रहती है। जो वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन की प्रोसेस है वो दोनों ही फेज में हो सकती है, हैप्लॉइड में भी डिप्लॉइड में भी। लेकिन एनिमल्स के केस में माइटोटिक डिवीज़न, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो माइटोटिक डिवीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में ही होती है। ओके, G0 फेज आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर जिस तरीके से आपको ये फेज दिखाई दे रहा है, ये फेज जो यहाँ पर बना हुआ है, ये ओकेजनली जनरेट होता है कब, जब कोई वर्क है, नीड है, हमारी सेल डैमेज हो चुकी है, एट दैट टाइम जब सेल को ग्रोथ करनी होती है, ज़रूरत होती है उसकी, तब ये सेल में डिवीज़न होता है। अदरवाइज़ ये डिवीज़न नहीं करते, अपने नंबर्स को इंक्रीज नहीं करते।